सोचिए, एक ऐसा मास्टर प्लान जो कुछ सालों का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा प्लान जो भारत की ऊर्जा की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो भी हमारे ही देश में मौजूद एक अनोखे खजाने का इस्तेमाल करके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बेहद एम्बिशियस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो पहेली, वो चुनौती जिससे ये सब शुरू हुआ, फिर उस चुनौती का 3 चरणीय समाधान, उसके बाद इस रास्ते में आने वाले रिएक्टर्स, जोखिम और हकीकतों को जानेंगे, और आखिर में हम थोरियम से जुड़े भविष्य पर नजर डालेंगे। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बड़ी समस्या से होती है, एक ऐसी बुनियादी चुनौती जिसने भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को जन्म दिया। तो देखिए, असल पहेली है क्या? दुनिया भर के न्यूक्लियर फ्यूल को देखें तो हमारे पास यूरेनियम ना के बराबर है, सिर्फ 1 या 2%। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, थोरियम। और थोरियम के मामले में हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से हैं। लगभग 25% भंडार हमारे पास है। तो एक तरफ भारी कमी और दूसरी तरफ खजाना। इसी दुविधा से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। और यूरेनियम की इसी कमी का सीधा नतीजा ये है कि हमें अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए 70% से भी ज्यादा यूरेनियम बाहर से मंगवाना पड़ता है। मतलब ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भरता। और किसी भी बड़े देश के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। बस इसी तस्वीर को बदलने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया। तो इस चुनौती को एक मौके में बदलने के लिए दशकों पहले एक शानदार, एक दूरदर्शी योजना बनाई गई, भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम। इस प्लान के पीछे जो महान दिमाग था वो थे होमी जे भाभा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत का लक्ष्य यूरेनियम पर निर्भरता से हटकर जितनी जल्दी हो सके थोरियम पर आधारित परमाणु ऊर्जा बनाना होना चाहिए। उनका तर्क बहुत सीधा था, जो संसाधन हमारे पास सबसे ज्यादा है उसी का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो ये पूरा प्लान काम कैसे करता है, इसे 3 हिस्सों में समझिए। स्टेज 1, हम अपने पास जो थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसे इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही जरूरी बाय प्रोडक्ट निकलता है, प्लूटोनियम। अब आता है स्टेज 2, जो इस पूरे प्लान का दिल है। हम स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को एक खास तरह के रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालते हैं। ये रिएक्टर एक तरह से जादू करता है। ये हमारे थोरियम को एक नए जबरदस्त न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 233 में बदल देता है। और फिर स्टेज 3, अब हमारे पास अपना बनाया हुआ फ्यूल यूरेनियम 233 है और थोरियम का तो भंडार है ही। इन दोनों को मिलाकर हम बड़े पैमाने पर सालों साल तक चलने वाली आत्मनिर्भर ऊर्जा बना सकते हैं। एक स्टेज दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ फ्यूल को जलाने के बारे में नहीं है, ये एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल है। मतलब एक रिएक्टर से जो इस्तेमाल किया हुआ फ्यूल निकलता है उसे फेंका नहीं जाता, उसे रीप्रोसेस करके दूसरे रिएक्टर के लिए नया फ्यूल बनाया जाता है। इससे कचरा भी कम होता है और हमारे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होता है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कागज पर यह शानदार दिखने वाला प्लान जब जमीन पर उतरता है तो असलियत में कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब जो चीज इस प्लान को खास बनाती है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखिए, एक आम न्यूक्लियर रिएक्टर जितना फ्यूल बनाता है उससे कई ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो स्टेज 2 की जान है, वो जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया फ्यूल ब्रीड करता है, मतलब पैदा कर देता है। ये एक तरह से कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। लेकिन इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ उतने ही बड़े चैलेंज भी आते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी का नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। अब लिक्विड सोडियम एक बहुत ही कह सकते हैं तुनक मिजाज चीज है। हवा या पानी के संपर्क में आते ही इसमें जोरदार रिएक्शन होता है, आग भी लग सकती है। तो जरा सोचिए, इसे संभालना, इसे मैनेज करना कितना बड़ा इंजीनियरिंग और सेफ्टी चैलेंज होगा। और ये तो बस एक चुनौती है, इस पूरे सफर में कई बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव फ्यूल को रीप्रोसेस करने के लिए एडवांस्ड फैक्ट्रीज बनाना, फिर इस सब में लगने वाला भारी भरकम खर्च, टेक्नोलॉजी का अभी पूरी तरह से तैयार न होना, थोरियम साइकिल से निकलने वाले जटिल कचरे का मैनेजमेंट, और जैसा कि हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में देखा है, प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी। ये सब असल दुनिया की मुश्किलें हैं। तो अब आगे देखते हैं, भविष्य की ओर नजर डालते हैं कि आखिर इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किन एडवांस टेक्नोलॉजीज और किन नीतिगत बदलावों की जरूरत है। और ये है भविष्य की एक झलक। ये है एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर या AHW। इसे खास तौर पर हमारे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी चरण के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हम बड़े पैमाने पर थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। HAWR की सबसे बड़ी खासियत इसकी सेफ्टी है। ये जटिल कंट्रोल सिस्टम पर नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों जैसे ग्रेविटी पर भरोसा करता है।
इसमें ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक होता है जो किसी भी इमरजेंसी में अपने आप रिएक्टर को ठंडा कर सकता है। इसे चलाने के लिए प्राइमरी पंप की जरूरत नहीं है, जिससे फेल होने का एक बड़ा खतरा कम हो जाता है। और तो और इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि किसी हादसे के वक्त ये बिना किसी इंसानी मदद के 1 हफ्ते तक अपने आप सुरक्षित रह सकता है। पर इस सपने को सच करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, इसके लिए नीतिगत बदलाव भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे कि हमारे एटॉमिक एनर्जी एक्ट में सुधार करना, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें निवेश कर सके और अपनी विशेषज्ञता ला सके। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी को साथ साथ चलना होगा। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुकता है। एक तरफ है एक शानदार दूर की सोच वाला प्लान, और दूसरी तरफ है दशकों से चली आ रही चुनौतियां। हमारे पास थोरियम का खजाना है, विजन भी है, पर क्या हम टेक्नोलॉजी, पैसे और वक्त की इन मुश्किलों को पार करके वाकई अपने भविष्य को थोरियम से रोशन कर पाएंगे? इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शायद यही है।